हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा और साख और ये जो है आपकी बुक अर्थशास्त्र की किताब का तीसरा पार्ट है। तो इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखेंगे और जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आएगी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पास बिल्कुल जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मुद्रा और साख चैप्टर आपका 3 है। इसमें सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें आप देख पा रहे हैं स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा। ये आपने देखा होगा गांव में महिलाएं क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती है और इनमें से जिसको जरूरत होती है वो निकाल लेती है, फिर ऐसे ही वो किस्त मंथ की चलते रहती है। ठीक है, तो सारा निर्णय किसके होते हैं? सदस्यों पर होते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो नियोक्ता किसमें सम्मिलित नहीं है? शामिल नहीं है औपचारिक स्रोतों में। फिर आपका निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि एक नंबर का आपका पूछा था, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्यों होती है? तो कृषि कार्य है, तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या होती है? कृषि होती है। तो कृषि कार्य है तो क्या किया जाते हैं? साख की मांग। साख मतलब आप सीधा सीधा ले सकते हैं धन से। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, व्यक्तियों द्वारा बैंकों में निक्षेप के रूप में किसे रखा जाता है? ठीक है, तो मुद्रा को निक्षेप के रूप में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, अधिकांश निर्धन परिवार ऋण के औपचारिक स्रोतों से वंचित क्यों रह जाते हैं? तो क्या कारण है कि समर्थक ऋणाधार की कमी के कारण अधिकांश निर्धन परिवार ऋण के औपचारिक स्रोतों से वंचित रह जाते हैं। किनकी कमी के कारण? समर्थक ऋणाधार। ठीक है, यानी आप सीधे सीधा बोल सकते हैं कि गारंटर नहीं मिलता है कोई, मतलब जो आपकी जिम्मेदारी ले सके। फिर है प्रश्न नंबर 4, मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या सम्मिलित है? तो मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट व सिक्के सम्मिलित हैं। ये आपने याद रखना है, करेंसी, कागज के नोट और सिक्के सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम किसे स्वीकार किया गया है? तो विनिमय का माध्यम रुपए को स्वीकार किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन समय में धातु के सिक्के के रूप में क्या प्रचलित था? तो सोना, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। प्रश्न नंबर 7, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? तो रिजर्व बैंक क्या करता है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कौन? रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 8, बैंकों के पास पड़ी जमा राशि आय का साधन किस प्रकार बन जाती है? तो क्या होता है? तो बैंक जमा राशि का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं और इससे वे ब्याज अर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 9, बैंक खातों में जमा धन को मांग के द्वारा निकालने को क्या कहते हैं? तो मांग जमा कहते हैं, यानी बैंक खातों में जमा धन को मांग के द्वारा निकालने को मांग जमा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, कौन जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है? तो बैंक है जो आप जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। कौन? बैंक। प्रश्न नंबर 3 में अब देखेंगे बच्चों, सॉरी प्रश्न नंबर 3 कह रहा हूं, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो कि आपके 3 नंबर या 4 नंबर के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर से जो आपकी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब देखो विकास में ऋण की भूमिका, अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पर तो भारत पर भी कई मिलियन ट्रिलियन का क्या है? कर्ज है। तो किसी भी काम को करने के लिए कर्ज लेना भी जरूरी हो जाता है जब आपके पास पैसे ना हो। मान लो आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का और उस 1 लाख रुपए को आपने घर पे रखा, कुछ नहीं मिलेगा, पर आप उस 1 लाख रुपए का कोई बिजनेस डाल दो छोटा मोटा। ठीक है, तो देखोगे तो आप उस 1 लाख मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो 1 लाख भी वापस ले लोगे और उससे मतलब उससे डबल पैसा आप कमा सकते हैं। तो इसको तो आप इसका आंसर इजीली बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें को इसको हम ज्यादा कुछ डिस्कस कर नहीं रहे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बाकी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आप खुद से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों को समझाइए। औपचारिक स्रोत क्या है और अनौपचारिक क्या है उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। ऋण के औपचारिक स्रोतों में व्यापारिक बैंक तथा सहकारियां समितियां आती हैं। औपचारिक स्रोतों पर रिजर्व बैंक का कंट्रोल रहता है। किस पर? औपचारिक स्रोतों पर किसका कंट्रोल रहता है? रिजर्व बैंक का कंट्रोल रहता है। ऋण के औपचारिक क्षेत्रों से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होता है। ये संस्थाएं किस्तों में पैसा वसूलती है तथा शेष राशि पर ब्याज लगाती है। ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र कौन कौन से? तो ऋण के अनौपचारिक क्षेत्रों में साहूकार, महाजन तथा व्यापारी आते हैं। इन पर रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपनी मनमानी तरीके से ब्याज लेते हैं
और उसके बाद ऋण देते समय ये प्रायः ऋणी से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लेते हैं तथा ऋणों की वसूली के लिए ये उचित तथा अनुचित साधन अपनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं, भारत में ग्रामीण परिवारों की साख के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके पास धन कहाँ कहाँ से आता है। तो ग्रामीण साहूकार व महाजन, पहली जो साख मतलब सिंपल, अगर कोई आप किसानी करते हैं तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं, जहां पर आप अपने गेहूं धान वगैरह बेचते हैं, यानी मंडी में जाते हैं। वहां पर जो भी साहूकार या महाजन होता है आप उनसे क्या लेते हैं, साख लेते हैं। तो इस वर्ग में प्रायः संपन्न किसान तथा भूमिपति आते हैं। ये कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। ये ऋण देते समय भावी ब्याज को मूलधन में से काट लेते हैं तथा कोरे कागज पर अंगूठा लगाकर पैसा देते हैं। इनकी ब्याज दर ऊंची होती है, ब्याज की कोई रसीद नहीं देते हैं। दूसरा है देसी बैंकर। देसी बैंकर वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो ग्राहक को ऋण देते हैं तथा निक्षेप स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं। निक्षेप पर बैंकों से अधिक ब्याज देते हैं तथा ऋणों पर भी अधिक ब्याज लेते हैं। फिर है भूमि बंधक बैंक अथवा भूमि विकास बैंक। ये बैंक भूमि की जमानत पर किसानों की दीर्घकालीन ऋण देते हैं। ये बैंक उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीयकरण के पश्चात स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण को उदारता के साथ ऋण प्रदान कर रहे हैं। व्यापारिक बैंक किसानों को रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक, पंपिंग सेट तथा ट्रैक्टर के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके इस चैप्टर का आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में, वो है बैंक से आप क्या समझते हैं। आधुनिक युग में बैंक का कार्य बैंक क्या कार्य संपन्न करते हैं। तो बैंक के बारे में तो समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं बना करके। तो एक बार फिर भी हम यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बैंक एक वित्तीय संस्थान है। इसकी प्राथमिक गतिविधि ग्राहकों के लिए भुगतान के एक एजेंट के रूप में उधार लेने और उधार देने का कार्य करता है। पहला आधुनिक बैंक इटली के जेनोवा में 1406 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसका नाम बैंको दी सैन जियो था। ठीक है। उधारी के कार्य के अतिरिक्त बैंकों के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश एवं फंड की सेवाएं प्रदान करना भी है। बैंक ग्राहकों की पहचान की जांच कर विभिन्न प्रकार के खाते खोलते हैं, जैसे चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता आदि। इन खातों में बैंक ग्राहकों से धनराशि स्वीकार करते हैं और ग्राहक के रुपए को सुरक्षित रखते हैं तथा उस पर पूर्व निर्धारित ब्याज भी देते हैं। जमा धन को बैंक अपने ग्राहकों को उनकी वित्तीय मांग पर पूर्व निर्धारित दर से उधार देता है। बैंक धन पत्रों के रूप में धन का स्थानांतरण भी करता है और ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने का प्रबंधन भी करता है। इस प्रकार बैंक आधुनिक वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है। उसके बाद व्यापार संतुलन क्या है। एक बार इस क्वेश्चन को आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, व्यापार संतुलन क्या है। ठीक है। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने शब्दों में लिखना है। अब आपको पता है कि ये कमेटियां गांव में, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या होता है इसमें 15 से 20 महिलाएं क्या कर लेती है, ग्रुप बना लेती हैं और वो अपने तरफ से किस्त बना लेती हैं, चाहे वो 500 चाहे 1000 रुपया हर महीने जमा करती हैं। और जिस भी स्त्री को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, उस कमेटी से पैसे उठा लेती है और उसके बाद सभी महिलाएं, मतलब ये प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद वो किस्तों में जमा होता रहता है, लोग उठाते रहते हैं। तो यही क्या होता है, स्वयं सहायता समूह है। ठीक है। बाकी इसके बारे में आप यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा, आप इसके बारे में इजिली अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। फालतू क्वेश्चन को याद नहीं करना है, जो इंपोर्टेंट है बस वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है। यानी जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अन्य बैंकों की जो गतिविधियां करते हैं, कितना ऋण दे रहे हैं, कितना ऋण ले रहे हैं, तो इन सभी पर वो निगरानी क्यों करता है, ऐसा क्यों है या ये क्यों जरूरी है। तो प्रश्न ये जो प्रश्न देख रहे हैं 15 और 17 में आ चुका है, एनसीईआरटी बुक का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैंकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों को निम्न प्रकार नियंत्रित रखता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं अथवा नहीं। दूसरा, बैंक छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को ऋण प्रदान कर रहे हैं अथवा नहीं। ऋणों पर ब्याज की दर रिजर्व बैंक द्वारा मान्य दर से अधिक तो नहीं है। प्रश्न चौथा पॉइंट देख रहे हैं, बैंक की निर्धारित नीति के अंतर्गत ऋण दे रहे हैं या नहीं, यह भी ध्यान रखते हैं। फिर इसके अतिरिक्त समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4 अंक के जो आप 6 नंबर के आपके देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा कि साख से आप क्या समझते हैं। आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है।
ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपने बस देखना है, याद मत करिए। आप सिर्फ देखेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इजी है। इसकी जो मतलब पूरा आंसर है बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। सिंपल, आप चाहें तो यहाँ वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत में औपचारिक क्षेत्रक ऋण के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? और इसी के आगे अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ऋण के दो क्षेत्रों के नाम बताइए जो हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? फिर इसी के अथवा में मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम सीधे सीधे आंसर पर चलते हैं। देखो, अंतर का आधार दे रखा है औपचारिक और अनौपचारिक, जैसे हमने संगठित और असंगठित देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, तो यहाँ पे औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। प्रकार देखो, आधुनिक स्रोत और परंपरागत स्रोत। जो अनौपचारिक है वो क्या है? परंपरागत है। और औपचारिक क्या है? आधुनिक है। प्रकृति क्या है? विकासवादी। देखो बच्चों, यहाँ टोटल डिफरेंस आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में लिखा हो, तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा नीचे भी लिखा है, तो आप इन पॉइंट्स को भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधा विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, ठीक है, यानी वस्तु का आदान प्रदान करना। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, इसमें कठिनाइयां क्या आती हैं। तो वस्तु विनिमय का अर्थ है जब दो पक्ष आपस में वस्तु या सेवा को किसी अन्य वस्तु या सेवा में बदलते हैं और जब उनका यह कार्य ऐच्छिक, कानून सम्मत और पारस्परिक होता है, तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु। जेवंस के अनुसार, जेवंस हमारे क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं, तो इनके अनुसार क्या है, अतिरिक्त वस्तु के तुलनात्मक रूप से आवश्यक वस्तु से विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाइयां, अब इसमें पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा, बाकी लिखेंगे आप खुद से। दोहरे संयोग का अभाव। अब इसका मतलब सीधे सीधे यह है, मान लो आपके पास आम है और सामने वाले के पास क्या है, संतरे हैं। तो अब आपको क्या लेना है? झाड़ू लेनी है, ठीक है, झाड़ू लेनी है, कुछ और आपको अमरूद लेने हैं मान लिया। अब आपको किसको ढूंढना होगा? जिसके पास अमरूद होगा, यहां तक तो ठीक है, बट उस अमरूद वाले को भी क्या चाहिए हो? आपके पास जो आम है वो चाहिए हो। तब आप क्या करेंगे? आप आम के बदले अमरूद, और अमरूद वाला क्या करेगा? अमरूद के बदले आम लेगा। तो ऐसा मतलब ये चीज भी जरूरी थी, जिसको हम दोहरे संयोग का अभाव भी अभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है मूल्य के मापदंड का अभाव। अब आपके पास आम है और दूसरे वाले जो दूसरा उसके पास अमरूद है, तो मान लो आपने 5 आम दिए और सामने वाले ने 5 अमरूद दिए, तो क्या दोनों का वजन एक जैसा होगा? आप सिंपली कहेंगे कि नहीं। तो जो मूल्य के मापदंड का अभाव है वो भी मतलब काफी बड़ी समस्या थी। फिर है विभाजन की कठिनाई। तो इसमें क्या है, विभाजन कैसे करेंगे? बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती थी जिनको टुकड़ों में बांट देने से उनके मूल्य अथवा उपयोगिता में कमी हो जाती थी। यदि हम दुधारू पशुओं के टुकड़े कर देते तो उनकी उपयोगिता घट या खत्म हो जाती है और उनका मूल्य भी हमें प्राप्त नहीं होता। फिर है मूल्य संचय में कठिनाई। अब कैसे क्या मूल्य लगाएंगे उनका, है ना, तो इनमें भी काफी आपको परेशानी देखने को मिलती है। फिर भावी भुगतान में कठिनाई, स्थान परिवर्तन में कठिनाई। फिर उदाहरण के लिए लिखा है, देखो, यदि एक व्यक्ति के पास एक स्थान पर पर्याप्त अचल संपत्ति है और उसे वह कहीं दूर स्थान पर ले जाना चाहता है, तो यह कार्य संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद अगला ये औपचारिक और अनौपचारिक अभी हमने देख लिया। वस्तु विनिमय अभी हम समझ रहे थे, है ना, तो ये वाला भी लगभग क्वेश्चन आपका हो गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपने देखना है उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। मुद्रा आवश्यकताओं, इसको देखो यहाँ पे बोला है मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। अभी मैंने बच्चों आपको एक एग्जांपल समझाया आम और अमरूद का। अब आपके पास क्या है, पैसे हैं। जो आपके पास अगर आम है तो आपके पास पैसे हैं और अमरूद वाले के पास भी पैसे हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप उसको पैसे देंगे तो वो क्या कर लेगा, आपसे आम खरीद लेगा। और उस अमरूद वालों को कुछ और चाहिए, मान लो उस अमरूद वाले को संतरे चाहिए, तो वो संतरे वाले के पास जाएगा, उसको पैसे देगा, उससे खरीद लेगा। तो सिंपली आप इसके बारे में बना करके लिख सकते हैं। उसमें बोला है क्लियरली कि अपनी ओर से उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप उदाहरण को पढ़ सकते हैं और आंसर लिखेंगे आप। फिर है प्रश्न नंबर 6, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं? अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा है, और जरूरतमंद लोग जिनको पैसे की जरूरत है। तो बैंक किस तरह मध्यस्थता का काम करता है? सिंपली आपको पता है कि जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो बैंक पे जमा कर देते हैं, और जिनको पैसों की जरूरत होती है वो बैंक से जाकर के लोन ले लेते हैं। तो बस इसी तरह ये क्या करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। तो बाकी इसमें परसेंटेज वगैरह का बच्चों होता है, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, आई होप बच्चों इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में प्यारे से कमेंट डाल देंगे कि आपको जो भी पूछना होगा।
ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बस आप एक प्यार सा कमेंट डाल दीजिएगा। बाकी एक बार आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।